हेलो जुडिशल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशल ड्रीम की कॉन्सेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ेंगे। इसमें हम कुपार्चनरी का टॉपिक स्टडी करेंगे। कल हमने जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होता है ये देखा था। आप रिकॉल कर सकते हैं पिछला लेक्चर। हमने बताया था कि जॉइंट हिंदू फैमिली वो होती है जहाँ एक कॉमन एंसेस्टर होता है और उनकी वाइफ्स और उनके जो भी मेल डिसेंडेंट्स हैं, उनकी जितनी भी वाइफ्स और अनमैरिड डॉटर्स हैं, वो सब आती हैं जॉइंट हिंदू फैमिली में। आज हम पढ़ेंगे कुपार्चनरी क्या होती है। कुपार्चनरी एक जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर ही एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, वो एक ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसे हम कुपार्चनरी बोलते हैं। सेकेंडली, कोपार्टनर्स क्या होता है। कोपार्टनर्स जो भी उस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उन्हें कोपार्टनर्स बोला जाता है। अब क्वेश्चन उठता है ये हम किस ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर है हम एक ऐसे ग्रुप की बात कर रहे हैं जहाँ पर एक कॉमन फादर यानी कि कॉमन मेल एंसेस्टर है और उनका बेटा, उनके बेटे का बेटा और उनके बेटे के बेटे का बेटा, यानी कि फादर सन 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 एंड सन सन सन, ये सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कोपार्चनरी। हम एक सन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि जहाँ एक सन है एक्स, उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर और उनके ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी कि फादर प्लस 3 मेल डिसेंडेंट्स, ये चारों मिलकर बनाते हैं कोपार्चनरी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फादर और सन का रिलेशनशिप होना चाहिए कोपार्चनरी में। ये भी हो सकता है कि जो आपका सन है एक्स, उनके जो फादर हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है, उनके जो ग्रैंडफादर हैं उनकी भी डेथ हो चुकी है, पर ग्रेट ग्रैंडफादर अभी भी ज़िंदा है। तो ग्रेट ग्रैंडफादर और ये जो सन एक्स हैं ये भी कोपार्चनर कहलाएंगे, क्योंकि ये 4 डिग्रीज तक हैं। इवन इन इफ ग्रैंडफादर के जो ब्रदर हैं, यानी कि आपके जो ग्रैंडफादर के जो भाई हैं, आपके कज़न दादाजी और उनके बेटे आपके कज़न चाचा जी, तो ये भी आपके साथ कोपार्चनर्स बनेंगे, क्योंकि ये भी अपना जो ट्रेस करते हैं अपनी लीनिएज, वो आपके ग्रैंडफादर से ही ट्रेस करते हैं। इनके भी कॉमन एंसेस्टर आपके साथ ही शेयर करते हैं वो। लेकिन अगर यहाँ सन एक्स का कोई आगे बच्चा है वाई, तो वो कोपार्चनरी में नहीं आएगा, क्योंकि वो 5th जनरेशन हो जाएगा। यहाँ अगर आप ग्रेट ग्रैंडफादर को भी एक जनरेशन इंक्लूड कर रहे हैं तो आप 4 जनरेशन तक काउंट करेंगे, और अगर आप उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं तो आप अप टिल 3 जनरेशन तक काउंट करेंगे कोपार्चनरी को देखने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक यहाँ पर ग्रेट ग्रैंडफादर हैं GRG, उनका बेटा है G और उनके आगे सन है S और S1, S के आगे सन है SS1 SS2 और S1 के आगे सन है S1S S1 S2, SS1 के आगे सन है ये SS1S और S1S के आगे सन है S1SS और S1S2 के आगे सन है S1S2S। तो अब हम काउंट करेंगे, हम ग्रेट ग्रैंडफादर को नहीं गिन रहे हैं, तो हम अब कोपार्चनरी के पर्पस के लिए सिर्फ 3 जनरेशन्स तक देखेंगे और ये हम ट्रेस करेंगे ग्रेट ग्रैंडफादर से। तो G जो है वो 1st डिग्री होंगे, S1 जो है वो 2nd डिग्री होंगे, जो S1 SS2 S1S S1 S2 होंगे ये 3rd डिग्री होंगे। तो ये लोग होंगे कोपार्चनर। इनके जो आगे हमारे पास 4th जनरेशन है वो है S1S S1SS S1S2S, ये 4th जनरेशन होंगे। इन्हें हम कोपार्चनर नहीं मानेंगे। इवन इफ 1st जनरेशन के G की डेथ हो जाए, 2nd जनरेशन के S और S1 की डेथ हो जाए, 3rd जनरेशन के SS1 SS2 S1S और S1 S2 की डेथ हो जाए, तब भी हम ये जो 4th जनरेशन में हमारे पास जो मेंबर्स हैं इनको कोपार्चनर नहीं मानेंगे। इस केस में जो GRG हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं वो सोल सर्वाइविंग कोपार्चनर बन जाएंगे, लेकिन ये 5th जनरेशन वाले ऐड नहीं होंगे। इसका रीज़न है कि कोपार्चनर जो होते हैं उनका बाय बर्थ राइट है कोपार्चनरी में प्रॉपर्टी पर, और ये एक्सटिंक्ट कब होती है कोपार्चनरी, जब सारे मेल मेंबर्स की डेथ हो जाए। पर मेल मेंबर्स की डेथ होने से ये नहीं होता कि जॉइंट हिंदू फैमिली भी एक्सटिंक्ट हो जाती है, नहीं। इवन वहाँ पर सारे मेल मेंबर्स की डेथ हो गई है, फिर भी अगर 2 विडोज़ भी जिंदा हैं, अभी भी उनके पास पावर है, वो अडॉप्ट कर सकती हैं किसी चाइल्ड को, मेल चाइल्ड को, तो वहाँ भी कोपार्चनरी चालू रहेगी। जॉइंट हिंदू फैमिली चालू रहेगी। सपोज़ आपके पास एक A है, उनका बेटा B है, B का बेटा आगे C है, C का बेटा आगे D है। ये हमारे पास हो गई 4 जनरेशन। अब ये सारे कोपार्चनर्स हैं, क्योंकि हम 4th जनरेशन तक कोपार्चनर्स गिनते हैं। अगर हम लास्ट जनरेशन जो कि A हैं उनको भी एक जनरेशन माने, और अगर हम A को एक्सक्लूड करके B से काउंट करते हैं तो हम 3 डिग्रीज तक गिनेंगे। EFG जो हैं ये कोपार्चनर्स नहीं हैं। इन केस B की डेथ हो जाए, C की डेथ हो जाए, A की डेथ हो जाए, D की डेथ हो जाए, तो सारे EFG जो हैं वो कोपार्चनर्स बन जाएंगे। पर अगर A की डेथ नहीं हुई और ये B C D मर चुके हैं तो A सोल सर्वाइविंग कोपार्चनर बन जाएंगे और EFG कोपार्चनर नहीं बनेंगे।
पर अगर ए की डेथ हो जाती है तो ई एफ जी को पार्टनर कहलाएंगे। और ये हम अगर ई को एक्सक्लूड करते हैं और एफ और जी से गिनते हैं तो एफ होंगे फर्स्ट डिग्री, जी होंगे सेकंड डिग्री। हमारे पास अभी भी एक को पार्टनर को ऐड करने की यहाँ पर पावर है। इन केस कोई फ्यूचर में जी का बच्चा होता है एक्स तो वो भी को पार्टनर होगा। अब आपके लिए ध्यान देने वाली बात है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बाद डॉटर्स भी को पार्टनर बन चुकी हैं। डॉटर्स हैव ऑल्सो बीन मेड को पार्टनर्स बाय बर्थ। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कोपार्टनरी की। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है किसी कोपार्टनरी के लिए। जॉइंट हिंदू फैमिली को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए प्रॉपर्टी का ज़रूरी होना, प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है, पर कोपार्टनरी के प्रेजेंट होने के लिए कोपार्टनरी प्रॉपर्टी का होना बड़ा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल ए का बेटा डबल ए का बेटा ट्रिपल ए और ट्रिपल ए का बेटा क्वाड्रपल ए। अब ए की जब डेथ होती है, ए के पास कुछ प्रॉपर्टी है जो उन्होंने खुद कमाई है, ये पास ऑन होगी डबल ए के पास। अब डबल ए ये नहीं बोल सकते कि ये मेरी सेपरेट प्रॉपर्टी है, ये डबल ए को मिली है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के रूप में, उनको ये शेयर करनी पड़ेगी ट्रिपल ए और क्वाड्रपल ए के साथ, क्योंकि ट्रिपल ए और क्वाड्रपल ए डबल ए के कोपार्टनर्स हैं। और कोपार्टनरी होती ही प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि कोपार्टनर्स को कुछ पर्टिकुलर राइट, एक्सक्लूसिव राइट दिए जाते हैं प्रॉपर्टी के लिए, लाइक राइट टू पार्टीशन। तो इसलिए प्रॉपर्टी का होना बड़ा ज़रूरी है, वरना प्रॉपर्टी नहीं तो कोपार्टनरी जैसी हमें एक अलग कैटेगरी बनाने की ज़रूरत ही क्या थी। इसके बाद हम बात करते हैं जनरेशन की। अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं आपके कॉमन मेल एंड सिस्टर जो ग्रेट ग्रैंडफादर होते हैं हमारे हर एग्जाम्पल में, तो हम 4 डिग्रीज तक गिनेंगे, पर अगर उनको एक्सक्लूड करके हम नीचे काउंट कर रहे हैं तो 3 डिग्रीज तक हम गिनेंगे। इसके बाद जो कोपार्टनरी का जो इंटरेस्ट है यहाँ पर वो फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक कोपार्टनर पैदा हो गया तो जो पुराने कोपार्टनर से उनका शेयर घट जाता है, और अगर किसी की डेथ हो गई तो पुराने कोपार्टनर से उनका शेयर इंक्रीज हो जाता है। फिर ये जो कोपार्टनर्स है इनका इंटरेस्ट जो है ये बाय बर्थ ही आ जाता है इनके पास। जो जैसे ही कोपार्टनर जन्म लेता है एक जॉइंट हिंदू फैमिली में, तो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में उसका बाय बर्थ, इवन वो 18 का नहीं हुआ, वो आगे उनकी डेथ हो जाए या जो भी हो जाए, पर उनका बाय बर्थ राइट आ जाता है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी पर। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ डिफरेंसेस की जो जॉइंट हिंदू फैमिली और कोपार्टनरी में होते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली एक बड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है, इसमें अनमैरिड डॉटर्स आ जाती है, इलेजिटिमेट सन वगैरह भी आ जाते हैं। कोपार्टनरी एक नैरो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप समझ गए यहाँ पे कुछ चुनिंदा लोगों को ही इजाज़त है होने की। वैसे ही ये 3 जनरेशन तक रूल जो अप्लाई होता है ये जॉइंट हिंदू फैमिली के केस में नहीं होता। वहाँ तो अप टिल एनी जनरेशन कॉमन मेल एंड सिस्टर है, उसके बाद चाहे 100 जनरेशन है सब जॉइंट हिंदू फैमिली में होंगे, पर कोपार्टनरी में ऐसा नहीं है। और अगर अब सिंस डॉटर्स भी 2005 के बाद इंक्लूड हो गई है, तो अगर डेथ हो जाए सारे डॉटर्स की और सारे मेल मेंबर्स की, यानी कि सारे सन्स की, तो कोपार्टनरी ऑब्वियसली एक्सटिंक्ट हो जाएगी। पर जॉइंट हिंदू फैमिली के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे अभी भी ऑप्शन है आपके, जो अगर इवन विडोज़ हैं उनके पास भी ऑप्शन है, वो अडॉप्ट कर लें और जॉइंट हिंदू फैमिली को आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली के पर्पज़ के लिए आपको कोई प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है, पर कोपार्टनरी के लिए प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोपार्टनरी का पर्पस ही है, वो कुछ कोपार्टनर्स, कुछ मेल मेंबर्स होते हैं, कुछ फीमेल मेंबर्स जो बाय बर्थ कोपार्टनर मानी गई हैं, उनको कुछ पर्टिकुलर राइट्स देती है, एक्सक्लूसिव राइट्स। तो कोपार्टनरी में अगर प्रॉपर्टी ही नहीं होगी तो कोपार्टनरी का तो फ़ायदा ही क्या है। कोपार्टनर्स के पास कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स होती हैं, लाइक राइट टू पार्टीशन, राइट टू एलिनेट, प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, पर ये जॉइंट हिंदू फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं उनके पास नहीं होती। जैसे विडोज़ और वाइफ्स हैं, इनके पास तो राइट टू मेंटेनेंस ही होता है, ये प्रॉपर्टी पे कोई राइट इनका नहीं होता। लास्टली जो कोपार्टनरी है वो एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है, यानी कि वो लीगल पर्सन है। इसे आप कल के लेक्चर से रिलेट करके पढ़िए। कल हमने बताया था कि जॉइंट हिंदू फैमिली एक ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं होती है, वहाँ पे हर आप इंडिविजुअल जो उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उनसे एज ए इंडिविजुअल डील करते हैं। पर कोपार्टनरी एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है। कोपार्टनरी कोई प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कोपार्टनरी कोई किसी को सूट फाइल कर सकती है किसी के अगेंस्ट, और कोई इनके खिलाफ भी सूट फाइल कर सकता है। तो ये थे आपके डिफरेंसेस जॉइंट हिंदू फैमिली और कोपार्टनरी में। अब हम बात करते हैं एक सिमिलैरिटी ये है, दोनों को लॉ क्रिएट करता है, बोथ आर क्रिएशन ऑफ लॉ। इसको आप खुद से क्रिएट नहीं कर सकते, यानी कि आप ये नहीं बोल सकते कि आज से मैं अलाउ कर रहा हूँ किसी को मेरी कोपार्टनरी का मेंबर बनना है तो एक फॉर्म भर दीजिए, आप मेरे कोपार्टनर बन जाएंगे, जैसा कि एक कंपनी में होता है अगर वो शेयर बेचती है। तो ना तो जॉइंट हिंदू फैमिली में ऐसा होता है, ऐसे मेंबर्स नहीं बन सकते आप जॉइंट हिंदू फैमिली के, वैसे ही कोपार्टनरी के भी आप ऐसे मेंबर नहीं बनते। आपको अगर कोपार्टनरी या जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर बनना है तो आपको उस फैमिली में पैदा हुआ होना ज़रूरी है या आप अडॉप्ट हुए हैं। ये था आज का आपका लेक्चर कोपार्टनरी पे। अगर आपको इस पर मॉडल आंसर एमसीक्यू चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।